बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। अक्सर इंसानों का ख्याल है कि कुर्राए अर्ज़ पर अशरफुल मखलूक़ात इंसान ही हैं और उनके अलावा इस दुनिया पर जानवरों और हैवान परिंदों के सिवा और कोई मखलूक आबाद नहीं। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये इंसान का एक गुमान है, और जब नादीदा मखलूक यानी कि जिन्नात को इस हकीकत का अंदाज़ा होता है कि इंसान उनकी हकीकत तस्लीम नहीं करते, उनके वजूद को नहीं मानते, तो फिर जिन्नात अपना वजूद तस्लीम करवाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और यही बात है कि बाज़ इंसान अपने इस रवैये से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं और फिर उनके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता। मेरी आज की ये कहानी भी इसी तनाज़ुर में मैं आपको आज एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो हमारे अपने ही घर में पेश आया। ये उन दिनों का वाक़या है जब मेरे भाई वाजिद की नई नई मंगनी हुई थी। हम लोगों ने जिस घर में मंगनी की थी वो लोग काफ़ी मॉडर्न किस्म के थे। उनके यहाँ लड़कियों का बाहर घूमना फिरना कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। हम लोग अगरचे एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन हमारे भाई की पसंद शुमाइला पर हमें कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि भाई शुमाइला से शादी करना चाहते थे और हम उनकी खुशी में खुश थे। लेकिन शुमाइला अजीब ज़िद्दी तबीयत की मालिक लड़की थी। वो जहाँ भी जाती कोई ना कोई अनोखा काम ज़रूर करती। वो कहती थी कि ज़िंदगी में एडवेंचर ना हो तो ज़िंदगी बड़ी बोरिंग लगती है। बहरहाल शुमाइला थी बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक। उसके बल खाती जुल्फ़ें ऐसी थीं कि दूर से देखने पर वाकई में किसी लहराती हुई नागिन का गुमान होता था। यूँ लगता था कि वो किसी शायर की खूबसूरत तख़य्युल का अक्स है। सच कहूँ तो ऐसी लड़कियाँ मैंने सिर्फ़ फ़िल्मों में ही देखी थीं। शुमाइला में हर वो खूबसूरती थी जिसे देखकर कोई भी लड़का उसका दीवाना हो जाए, और शायद उसकी खूबसूरती का ही असर था कि मेरा भाई वाजिद उसकी हर बात मानता और उसकी किसी बात को न टालता था, या शायद टालने की हिम्मत न कर सका। इन्हीं दिनों शुमाइला हमारे घर आई हुई थी। बताती चलूँ कि वो मंगनी से पहले भी हमारे घर आती जाती थी। वो मेरे अब्बू के जानने वालों की बेटी थी। बहरहाल ये सब सिलसिले जारी थे कि एक दिन दादी अम्मा, जो हमारे घर कभी कभी आती थीं, ज़्यादातर ताया के घर ही रहती थीं, हमारे घर आईं तो हम लोग उनके पास बैठकर कहानियाँ सुनने लगे। इन कहानियों में ज़्यादातर किस्से जिन्नात वगैरह के थे। अगरचे हम लोग यानी मैं, वाजिद भाई, शुमाइला या कोई भी शख्स इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन दादी की बातें बड़ी दिलचस्प थीं। उनमें पुराने ज़माने की सकाफ़त का जिक्र भी था, और साथ ही साथ हमारे अपने ही गांव की ऐसी जगहों का तज़किरा भी था जिन्हें हम अपनी आंखों से देखकर पले बढ़े थे। दादी ने हमें बहुत से किस्से सुनाए। उनमें एक किस्सा बूढ़े जिन का भी था, जबकि एक ऐसी हवेली का तज़किरा भी था जहां एक आशिक जिनज़ादा रहता था। दादी की बातों को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने उस हवेली का जिक्र किया तो हम सब चौंक पड़े और हमारी दिलचस्पी भी बढ़ गई। हमने दादी की बात मानने से इनकार कर दिया तो इन्होंने हमें कहा कि गांव से काफ़ी लोग इस बात के गवाह हैं कि वहाँ पर एक आशिक जिनज़ादा रहता है, और वो जिस लड़की पर आशिक हो जाए मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। बहरहाल हमने तो दादी की बात को भुला दिया। रात गई बात गई वाली बात हो गई। अगले दिन वो चली गई। हम लोग भी इस बात को भूल भाल गए। लेकिन 2-3 दिन के बाद न जाने क्या हुआ कि शुमाइला पर वो हवेली देखने का भूत सवार हो गया। वो घर आई तो काफ़ी मुस्तरब सी लग रही थी। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी, वैसे तो मुझे इन बातों पर ज़रा बराबर भी यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें दादी को ये साबित ज़रूर करना चाहिए कि इन जिन्नात वगैरह की कोई हकीकत नहीं होती। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। यार, तुम तो जानती हो, बड़े लोगों ने ये कहानियाँ अपने बड़ों से सुनी होती हैं, सो उन्हें यकीन होता है। हमें क्या पड़ी है इस बात को सही या गलत साबित करने की? मेरे ठंडे जवाब पर वो भुजकर रह गई। भाई, तुमने नहीं जाना तो मत जाओ। मैं तो वाजिद से कहूँगी कि अगर मुझसे शादी करनी है ना तो मुझे पुरानी हवेली ज़रूर घुमाए। मैं उसकी बात पर हंसकर रह गई। हर दूसरी बात पर वो वाजिद भाई को यही धमकी देती थी
कि अगर मुझसे शादी करनी है तो ये काम करना पड़ेगा। बहरहाल मैंने सोचा कि यूं ही कह रही है, लेकिन शाम को भैया घर आए तो वो उनके सर हो गई। वाजिद, अगर तुम मेरी शक्ल देखना चाहते हो ना तो चुपचाप मेरे साथ गांव की पुरानी हवेली चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ वहाँ कौन से जिन्नात बसते हैं। शुमाइला की जिद सुनकर भाई सिचा गए। अच्छा भाई, तुम कहती हो तो अगले इतवार को चलेंगे, लेकिन मेरे तो अभी टेस्ट चल रहे हैं, मैं अपने इम्तिहान छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। भाई ने दो टोक फैसला सुना दिया। खैर, शुमाइला के लिए यही बहुत था कि अगले हफ्ते की तारीख मिल गई थी। अब मैं अगरचे गांव की पुरानी हवेली जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन भैया और शुमाइला का अकेले वहां जाना भी मुनासिब नहीं था। लड़के लड़की को शादी से पहले इतनी बेतकल्लुफ़ी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और फिर गांव में तो लोग 100 बातें बनाते हैं। बहरहाल अब्बू से इस बारे में बात हुई तो इन्होंने मुझे भी साथ जाने को कहा। मैं मजबूरन तैयार हो गई, मेरे बगैर ये दोनों भी नहीं जा सकते थे। खैर, अगली सुबह हम तीनों गांव की सैर को निकल पड़े। हमारा गांव कलर कहार के करीब ही वाक़ था। सारा रास्ता बातें करते हुए गुजर गया। पहाड़ियों के बीच पल खाते रास्तों से गुजरते हुए हमारी गाड़ी बिलाखिर गांव जा पहुंची। हम काफ़ी अरसे बाद गैर मुतवक्के तौर पर गांव आए थे। यहाँ आकर मेरी तबीयत भी ताज़ा दम हो गई। मैंने सुख का सांस लिया कि शुमाइला की ज़िद भी पूरी हो जाएगी और इसी बहाने हमारा भी सैर सपाटा हो जाएगा। खैर, हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर रहना था और अगले दिन पुरानी हवेली जाना था। शुमाइला और मैं अपनी फूफी के घर चले गए, जबकि भाई बाकी लोगों से मिलने दूसरे रास्ते को निकल गया। मैं और शुमाइला रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ कोई और वजूद भी है जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता है। लेकिन मैंने इस वहम को नज़रअंदाज कर दिया कि गांव में आते ही हम पर जिन भूत का साया कहाँ से आ गया। खैर, हम लोग हंसते खेलते फूफो के घर पहुँचे। वो भी अचानक हमें अपने सामने देखकर खुश हो गई, गले मिली, खूब आवभगत की। शाम को हम सब कजिन्स मिलकर बैठे। फूफो की बेटियां भी काफ़ी बातूनी थीं, उनसे हमारा दोस्ताना रिश्ता था। रात को हम लोग एक ही कमरे में सोए। फूफो की बेटियों ने मुझे और शुमाइला को गांव के किस्से कहानियां खूब सुनाई। इन किस्से कहानियों में कुछ तो गांव में होने वाले कत्ल की वारदातों का जिक्र था, तो कुछ उस पुरानी हवेली से जुड़े हुए वाक़यात भी थे जिन पर मेरी फूफो की बेटियों का भी कामिल यकीन था। मुझे तो इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं था, लेकिन शुमाइला बड़े ध्यान और गौर से ये बातें सुन रही थी। अब उसका तजस्सुस बढ़ चुका था, जबकि मुझे पुरानी हवेली जाने से उतना ही डर लग रहा था। मुसीबत ये थी, रात के 2 बज चुके थे, हम सबको नींद आ रही थी, मगर शुमाइला मेरी कज़िन से और किस्से कहानियाँ सुनने की जिद कर रही थी। जागते जागते जब रात के 3 बज गए तो हमें बाहर जाने की हाजत महसूस हुई। गांव में अटैच बाथरूम नहीं होते, लोग बाथरूम को नहूसत समझते हैं और घर से काफ़ी फुट दूर फासले पर वॉशरूम बनाते हैं। इन लोगों के घर में भी ऐसा ही था। अब हम सोचने लगी कि रात के इस पहर उठकर नीचे वाले बाथरूम में कैसे जाएं। रात तो काफ़ी गहरी हो चुकी थी और माहौल भी साई साई कर रहा था। ऊपर से गांव में रातें ऐसी होती हैं कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। फूफो की बेटियां चूँकि गांव के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं और काफ़ी डर भी खाती थीं, कहने लगी, हम तो इस वक्त हरगिज़ नहीं जाएंगे। अगर तुम लोगों को बाहर जाना है तो साथ वाले कमरे में जाकर फारिग हो आओ। मुझे ये बात बड़ी नामुनासिब लगी कि ऐसा करना तो गैर इखलाकी होगा। मैंने शुमाइला से कहा कि हम दोनों अकेले ही चले जाते हैं। फूफो की बेटियां बहुत डरपोक थीं। वैसे भी गांव के लोग जिन भूतों से बड़ा डरते हैं। मैं और शुमाइला अकेले ही कमरे से बाहर निकल आए। कमरे से बाहर निकलकर अंदाज़ा हुआ कि वाकई गांव की रात कितनी खौफनाक होती है। अजीब सा हू का सन्नाटा था। मेंढकों के टर्राने की आवाज़ों से रात की शिद्दत का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। हम लोग हाथ में मोबाइल की रोशनी पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बाथरूम अगरचे चंद फुट के फासले पर था, लेकिन बाथरूम के सामने एक घना सायादार दरख्त था। उस दरख्त पर रात के वक्त अक्सर चमगादड़ें बैठा करती थीं और उनके फड़फड़ाने से अजीब खौफ का एहसास होता था। बहरहाल शुमाइला अंदर चली गई और मैं बाहर उसका इंतज़ार करने लगी। उसे गए हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि सामने वाले दरख्त पर फड़फड़ाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं तो खौफ के मारे सिमट कर रह गई। उस वक्त मैंने बाथरूम के बाहर खड़े होकर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बाद में मालूम हुआ कि वो चमगादड़ें ही थीं।
खैर शुमाइला फारिग होकर आई तो हम दोनों वापस अपने कमरों की तरफ चले गए, लेकिन मेरा दिल मारे खौफ के सहम गया था। बहरहाल हम जाते ही सो गए। सुबह हुई तो शुमाइला ने पुरानी हवेली जाने की जिद कर दी। हवेली काफ़ी दूर थी। हम लोगों को प्रोग्राम बनाते बनाते शाम हो गई। फूफो की कोई भी बेटी या बेटा हमारे साथ चलने को तैयार नहीं था, बल्कि वो लोग हमें भी मना कर रहे थे, क्योंकि इन्हें इस हवेली की सारी सच्चाई मालूम थी, मगर शुमाइला को कौन समझाए। खैर इसी बहस मुबाहिसे में शाम का वक्त हो गया। शाम हुई तो हम तीनों हवेली की जानिब चल पड़े। शुमाइला हमसे आगे आगे जा रही थी, मैं और भाई उसके पीछे पीछे जा रहे थे। शुमाइला की खुशी दीदनी थी, शायद वो दादी की बातों को गलत साबित करना चाहती थी। हम लोग हवेली तक पहुँचे तो हमारी खुशी परेशानी में बदल गई, क्योंकि हवेली के बड़े मरकज़ी दरवाजे पर एक बहुत ही वज़नी ताला लगा हुआ था। हम तो इसके बारे में भूल ही गए थे, लेकिन अब सोचना ये था कि हवेली के अंदर दाखिल कैसे हुआ जाए। हवेली की चारों तरफ और कोई दाखिली दरवाज़ा भी नहीं था। इतने में मुझे एक बड़ी सी खिड़की नज़र आई। मेरे भाई ने खिड़की को शीशे से तोड़कर हाथ अंदर करके वो खिड़की खोली तो हम तीनों अंदर की तरफ कूद गए। हवेली में गुप्त अंधेरे का राज था, हालांकि बाहर अभी काफ़ी रोशनी थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, भाई यहाँ तो बहुत अंधेरा है, रात भी ढल रही है, अब क्या करें, पता नहीं यहाँ लाइट भी होगी या नहीं। शुमाइला कहने लगी, इसमें फ़िक्र की कौन सी बात है, यह हवेली कौन सी सदियों की वीरान पड़ी है। आओ यहाँ पर रोशनी तलाश करते हैं, ज़रूर यहाँ बिजली का इंतज़ाम होगा। फिर शुमाइला खुद ही दीवार पर टटोलने के अंदाज में हाथ से स्विच तलाश करने लगी। उसे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उसके हाथ में कोई स्विच तो नहीं आया, अलबत्ता किसी का भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो ज़ोर से चिल्लाई, कौन है यहाँ? वाजिद तुम हो? शुमाइला ने मेरे भाई को कहा। नहीं भाई, मैं क्यों तुम्हें तंग करूँगा, भाई ने संजीदगी से कहा, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बैठ रहा था। खैर इतने में शुमाइला को स्विच मिल गया। उसने बटन दबा दिया और हवेली अंदर से रोशनी में नहा गई। अब हर चीज़ साफ और वाज़िह नज़र आ रही थी। हमारी हैरत में कई गुना इजाफा हो गया था। ये एक बहुत बड़ा कमरा था। सामने दो तरफा सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थीं, फिर कतार में कमरे थे। हमें जिस चीज़ ने हैरत में डाला था वो इस हवेली की नफासत थी। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी, धूल मट्टी का तो नामो निशान तक नहीं था। हवेली को देखकर लगता ही नहीं था कि यहाँ कोई नहीं रहता, जबकि हवेली 5-6 साल से वीरान पड़ी थी। हम लोग समझे कि हवेली की हालत तो बड़ी ख़राब होगी, लेकिन यहाँ देखकर लगता था कि यहाँ कोई ज़रूर रहता है। हवेली कभी खाली नहीं हुई, जबकि दादी ने बताया था कि इस हवेली में रहने वाले मुकीम बिलाखिर तंग आकर शहर की तरफ हिजरत कर गए। भाई ने कहा कि मैं भी हैरान हूँ, लगता है कि यहाँ की देखभाल होती रही है, तभी यहाँ बिजली भी है, दीवारों पर रंगो रोगन भी है। शुमाइला हम दोनों की बातें सुन रही थी, फिर बोली, हवेली तो बड़ी शानदार मालूम होती है, बनाने वाले को दाद देना पड़ेगी, लेकिन अब हमें हवेली के दूसरे हिस्से भी तो देखने हैं, और फिर देखना यह है कि यहाँ पर तुम्हारी दादी के छोड़े हुए जिन भी हैं या नहीं। शुमाइला ने एक कहकहा लगाकर कहा। उसी वक्त मुझे एक अजीब सी गुर्राहट का एहसास हुआ, जो कमरे में न जाने कैसे गूंजी थी और फिर आन की आन में ख़त्म हो गई। शुमाइला ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। बहरहाल हम लोगों ने जी खोलकर हवेली की तारीफ़ की और फिर दूसरे कमरे में आ गए। हमें तकरीबन रात हो गई थी। हम घर के बड़ों को भी बताकर नहीं आए थे। मुझे घर जाने की फ़िक्र हो रही थी। हम लोग हवेली की बालाई मंजिल की तरफ जा रहे थे। शुमाइला हस्बे मामूल आगे आगे जा रही थी। उसके लंबे बाल उसकी पुश्त पर लहरा रहे थे। तभी न जाने क्यों अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने शुमाइला के बालों को ज़ोर से खींचा है, और ये मेरा वहम नहीं था। अगले ही लम्हे ये बात साबित हो गई जब शुमाइला ज़ोर से ज़मीन पर जा गिरी। उसे हम दोनों पर शक था। उसने हम दोनों को घूरा और गुस्से से ऊपर की तरफ बढ़ गई। उसे लगा था कि हम में से किसी ने उसे धक्का दिया है। मैं तो हकीकत से वाकिफ़ थी। मैंने शुमाइला से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई किसी तीसरे वजूद की मौजूदगी है, मगर शुमाइला मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। खैर सारी हवेली हमने देख ली थी। शुमाइला की खुशी दीदनी थी। उसने कहा था कि इस हवेली में कुछ भी नहीं है। गांव के लोगों ने इसके बारे में यूं ही अफसाने मशहूर कर रखे हैं। आते आते हमारी नज़र एक कमरे पर पड़ी।
شمائلہ نے کہا یہ کمرہ کھول کر اندر سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ میں نے شمائلہ کو منع کیا کہ یہ کمرہ بند ہے تو اسے کسی وجہ سے بند رکھا ہوگا، ہمیں اسے کھولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ برسوں سے بند اس کمرے میں سانپ اور بچھو کا بسیرا ہو۔ شمائلہ میری بات پر پاس سے کچھ جھاڑیاں اور لاٹھیاں اٹھا کر لے آئے، کہنے لگی اگر کچھ ہوا تو میں نمٹ لوں گی۔ شمائلہ کی بات پر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بہرحال اس نے بھائی سے دروازہ کھلوانے کی ضد کی۔ بھائی بیچارہ بھی کیا کرتا، شمائلہ کی بات تو ہر صورت ماننا تھی۔ خیر بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے دھکا لگا کر دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ ہم تینوں دروازے کے اندر داخل ہوتے، کسی نے شمائلہ کو زور سے پیچھے کی طرف کھینچا اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرے اور بھائی کی بے چینی آسمان کو چھو رہی تھی۔ ہم نے دروازہ کھولنے کی لاکھ کوشش کی مگر وہ دروازہ نہیں کھل پایا۔ شمائلہ کی چیخیں ہمیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ شمائلہ شدید اذیت میں لگ رہی تھی مگر میں اور بھائی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ بالآخر ہمیں بزرگوں کے پاس جانا پڑا۔ ہم نے پھپھو کے گھر جا کر انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے سنا تو سر پیٹ لیا، ہمیں خوب ڈانٹا اور محلے کے مولوی صاحب کو لے کر پرانی حویلی کی طرف چل پڑی۔ مولوی صاحب نے بڑی تگ و دو کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ بالآخر آدھے گھنٹے کی مسلسل پڑھائی کے بعد دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا، لیکن سامنے شمائلہ اوندھے منہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں پر ایک ڈھانچہ نما ہاتھ رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہم لوگ دہشت زدہ رہ گئے۔ شمائلہ کو وہاں سے لانے اور نکالنے کی کوشش کی گئی جو بڑی مشکلوں سے کامیاب ہوئی۔ مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ شمائلہ اپنی شرارتوں کی بھینٹ چڑھ گئی اور اس کا انجام وہ ہوا جو گاؤں میں لوگوں کے لیے رہتے دم تک عبرت کا نشان ہوگا۔ شمائلہ کی آنکھیں ایسی بند ہوئیں کہ دوبارہ نہیں کھل سکیں۔ میں اور بھائی آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھیا کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ شمائلہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج تک انہوں نے شادی نہیں کی۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ شمائلہ جیسی لڑکی انہیں حویلی کے آس پاس اٹکھیلیاں کرتی پھرتی نظر آتی ہے، مگر وہ اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک خوبرو نوجوان ہوتا ہے۔ ہم نے گاؤں والوں کی باتوں پر ایک بار پھر یقین تو نہیں کیا مگر نہ جانے کیوں میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ گاؤں والے سچ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔